So today we will learn about atoms and molecules. What are atoms and what are the molecules? First we will study or learn about chemistry. What is chemistry? Chemistry क्या होती है? A chemistry is a branch of science which deals with the study of mystery of chemicals. केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग सारे सब्सटेंस के या सब्सटेंस के केमिकल्स का ज्ञान प्राप्त करते हैं. ठीक है, हर जगह केमिकल्स हैं. कहाँ नहीं है केमिकल? इस एयर में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया. हमारे बॉडी में ब्लड है. हमारे घर में देखेंगे तो नमक से लेके बैटरी में पड़ने वाले वाटर तक. अब वो वाटर कितना होता है? 38% सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रहता है. ठीक है, एसिड भी मिला रहता है. चाहे प्लांट्स में देख लिया जाए, कहते हैं क्लोरोफिल. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, स्टार्स में, सन में, हर जगह पूरी यूनिवर्स केमिकल से बना है. तो अगर साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में केमिस्ट्री नहीं आई तो हमको जनरली केमिकल स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं हुआ. केमिकली हम लोग किसी चीज को नहीं समझ पाए. ठीक, इसीलिए केमिस्ट्री इज द बेसिक साइंस वी कैन से, क्योंकि इसी से चाहे वो मैथ ब्रांच हो चाहे वो बायोलॉजिकल ब्रांच हो, दोनों को केमिस्ट्री जरूर पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर जगह केमिकल्स का काम होता है. उसके बिना कुछ भी हम लोग को आ ही नहीं सकता. कुछ भी मतलब क्या? साइंस से रिलेटेड. ठीक है, तो एटम्स क्या होता है? एटम्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द सब्सटेंस. क्या हो गया एटम? एटम सबका, सारे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल हो, उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो क्या रहेगा? एटम. सबसे फंक्शनल, जो फंक्शनल हो, जिसकी वजह से पूरा सब्सटेंस फंक्शन करता हो सर्टेन वे में, वो कौन होगा? एटम. किसी चीज का स्ट्रक्चर कौन निर्धारित करेगा? इनडायरेक्टली एटम्स. ठीक है, तो एटम्स को हम थोड़ा डीप समझते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो सबसे बेसिक रहता है. कोई भी बड़े से बड़ा हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं या समझते हैं या देखते हैं, उसमें सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या होगा? एटम्स. ठीक है, एटम समझते हैं. ठीक, सो एटम्स ऑलरेडी आई डिफाइंड यू दैट एटम इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, all the substance. Clear? So here we can see the structure of an atom. What are the components of the atoms? क्या क्या एटम्स में पाए जाते हैं? ठीक, so atom is made up of 3 particles. Atom consists of 3 particles, that is electron, proton and neutron. We will see individually. See, first and foremost I will instruct you to the electron. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेंगे. ठीक, बेसिक जानकारी, ज्यादा नहीं. इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट particle of an atom. Electron is a negatively charged particle found in an atom. Electron क्या होता है? इलेक्ट्रॉन negatively charged particle रहता है जो कि एटम्स में पाया जाता है, और it is a basic very important particle of an atom. ये बहुत महत्वपूर्ण है. जितने भी आप रिएक्शंस देखते हैं, चाहे आप सबसे आसान सा एग्जांपल देख लीजिए, लीव्स का कलर. लीव्स का कलर क्या होता है? हरा होता है. फिर धीरे धीरे उसका डल हो जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है. कलर, अलग अलग टाइप्स के कलर दिखते रहते हैं. वो किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे. कई सारे हम लोग विबग्योर देखते हैं, मतलब 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देखते हैं, मोज़ैक देखते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है. ठीक, अब कोई जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस जानते होंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फूड और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं. किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे. तो हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं या रिएक्शंस होते हैं मैक्सिमम केस में. लेकिन रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे होता है यूजली. लेकिन इलेक्ट्रॉन का इसमें बहुत बड़ा रोल है. पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो केस करता है, रिएक्शंस करते हैं, वो किसके बेसिस पे होता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से होता है. वी कैन से इलेक्ट्रॉन एज ए करेंसी ऑफ एन एटम. एवरीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल नमक, कॉमन सॉल्ट, जो घरेलू नमक होता है, वो किससे बनता रहता है? बना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन से. सोडियम क्लोरीन क्यों मिले? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एज ए करेंसी यूज हुआ. करेंसी मीन्स, करेंसी का काम क्या होता है? हमने ये मार्कर खरीदा,
कैसे खरीदा? पैसा दिया, करेंसी दी, उसके बाद उसने हमको ये मार्कर दिया। ऐसा ही होता है। वैसे ही सोडियम, जैसे सोडियम था, सोडियम क्लोरीन से जुड़ा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने उसको दिया, हेल्प किया, दोनों जुड़ गए। आप भी किसी की हेल्प करते हैं तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक, तो इसी तरह से क्या होता है, एटम्स भी जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉन के देने लेने से। ये अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? निगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर? दूसरा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन एन एटम। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम पार्टिकल होता है जो कि एटम में पाया जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल रहती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज दोनों स्टोर करते हैं। फर्क क्या रहता है, ये माइनस निगेटिवली चार्ज था तो ये -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज स्टोर करेगा, ये प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज स्टोर करता है। क्लियर? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज हो गई। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेगा और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहेगा। क्लियर? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एटम। क्लियर? इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए स्ट्रक्चर, कोई भी एटम का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले तो बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। जो सेंटर में जो आपको मिलेगा वो कौन रहेगा? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ टू थिंग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है। ठीक है, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स और द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इज नोन एज ऑर्बिट और शेल। वो पाथ, वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसी सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल। क्लियर? और ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है ऑर्बिट में या शेल में। क्लियर? ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर? तीन पार्टिकल से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है और उसी चारों ओर के जो पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्लियर? अब हम समझेंगे कितना चार्ज होता है, क्योंकि एटम पे कितना चार्ज होता है। हम विच चार्ज, कितना चार्ज से अच्छा है ये बोलना कि विच चार्ज बियर्स बाय एन एटम। तो यहां पे तो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल मतलब नो चार्ज वाला भी प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज होगा? तो जनरली जो ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट, व्हेन एटम इज फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग, मतलब किसी से जुड़ा नहीं रहता है, तो उसी को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक, तो उस केस में इन द स्टेट और इन द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम विल बियर नो चार्ज, एटम विल नॉट हैव एनी चार्ज। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट में है, किसी से बॉन्डिंग नहीं किया है, फ्री है, तो उस केस में एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं कैसे। एक कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मल इन द ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब कोई नॉर्मल स्टेट है, फ्री स्टेट है एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही प्रोटॉन की मात्रा होगी। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन भी होंगे। ठीक, तो इस केस में हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे। नेट चार्ज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्जेस ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक, तो कितने चार्ज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पे? टोटल -2 चार्ज, और प्रोटॉन पे टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे? +2 चार्ज। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उसी में प्लस लगा देना है और माइनस लगा देना है, प्रोटॉन में प्लस लगा देना है। 2 इलेक्ट्रॉन थे तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन होते तो -3। क्लियर? यहाँ पे देखिए हमने बताया फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहते हैं, तो -2 +2 चार्जेस हैं। और प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे? ऐसे ही तो प्लस करेंगे। -2 + 2 कितना आ जाएगा? 0।
कैंसिल करके तो जीरो ही आ जाता है। जब इक्वल अमाउंट रहता है, बस चार्ज अपोजिट रहते हैं, बट चार्ज अपोजिट रहते हैं तो उस केस में कट पिट के जीरो हो जाता है। क्लियर? तो नेट चार्ज कितना आ रहा है एटम पे? जीरो। सो वी कैन से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द ग्राउंड स्टेट, और एटम्स डू नॉट हैव चार्जेस इन द ग्राउंड स्टेट। मतलब एटम्स जो होता है वो फ्री स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कोई भी चार्ज बियर नहीं करता, मतलब जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल रहता है। अब जीरो चार्ज और न्यूट्रल का मतलब ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही नहीं है उसमें, है क्यों नहीं है? प्रोटॉन दो ठो था, एग्जांपल के अकॉर्डिंग दो प्रोटॉन थे तो दो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा दो प्रोटॉन का, दो इलेक्ट्रॉन थे तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होगा। लेकिन जब नेट चार्ज निकाला गया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक, समझ में आया? ये कैसे हो रहा है? जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन लगा रहा है उतना ही फोर्स प्रोटॉन भी लगा रहा है, क्योंकि इसकी मात्रा इसके इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वो जितना फोर्स लगाएगा उतना ये भी फोर्स लगाएगा खींचने वाला, तो काउंटरएक्ट कर देंगे, मतलब दोनों ओवरकम कर देंगे। ठीक है, क्लियर? ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक, every element differs from each other on the basis of number of proton and electron। कोई भी दो या दो से अधिक एलिमेंट हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो सब एलिमेंट एक दूसरे से दो चीज के बेसिस पे अंतर होते हैं, उन दोनों के बीच में दो चीज का अंतर होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जितना नंबर, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का में इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है वो 11 है, तो प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे? 11। उसी तरह दूसरा केस देखें, जैसे हाइड्रोजन, उसमें कितने एटम होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतने कि इतने? एक होते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन भी एक है। ठीक है, दो अगर एटम्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों डिफर कैसे कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे, या उसमें एक भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दो एलिमेंट अलग अलग हो रहे हैं। ठीक, अब हम समझेंगे, मैंने बताया था कि ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या हर एलिमेंट में एक ही ऑर्बिट रहता है? नहीं, हर एलिमेंट में शेल भी अलग अलग होते हैं, मतलब किसी में पाया जाएगा एक ही, किसी में दो, किसी में चार, किसी में 7। ठीक, अब ये कैसे होगा? ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं उसके बेसिस पे शेल्स बढ़ते या घटते हैं। तो मैक्सिमम 7 शेल होते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी हम समझते हैं हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर फॉर्मूला, 2n स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है? व्हाट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला? वी कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be kept or assigned in particular orbit or shell। 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला से हम लोग ये ऑब्टेन करते हैं कि किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैसे? ये कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो n दिख रहा है ना, n, ये बताता है नंबर्थ ऑफ द सेल। नंबर्थ ऑफ द सेल का मतलब क्या? किस सेल को हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए ये फर्स्ट सेल है, न्यूक्लियस के बाद, अब ये न्यूक्लियस की लेयर है, ये ऑर्बिट नहीं है, न्यूक्लियस की लेयर है। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है शेल। तो ये कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल। 2n मतलब 2 इंटू n की वैल्यू कितनी? 1। फर्स्ट सेल को ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 1 ही आता है, तो 2 1 जा 2। तो क्या बता रहा है, कितना आ गया? 2। तो इससे ये पता चल रहा है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज 2। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम हो, ठीक है, कोई भी एटम्स हो, तो उसमें जो फर्स्ट शेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 से ज्यादा एकोमोडेट हो ही नहीं सकता। ठीक, अब ये नहीं सोचने का कि अब मान लीजिए एटॉमिक नंबर में बोल रहा हूँ 1, तो अब 2 रखना है, यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर 1 मिल रहा है, तो कैसे? अब एक्स्ट्रा अपने मर्जी से नहीं रख देना कि हाँ याद था कि मैक्सिमम 2 ही रखना है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम रखा कितने सकते हैं? आप 1 भी रख सकते हैं,
और मैक्सिमम कितने तक रख सकते हैं पहले शेल में? 2 तक, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। क्लियर? अब सपोज कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, कहा जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपके दिमाग में चलेगा तुरंत कि हाँ पहले शेल में तो 2 रख दिए, ठीक है, 3 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? मात्र 2, तो 2 तो रख दिए। अब एक क्या होगा? अब एक वाले को मतलब जो बचा है उसको अगले में भेज देंगे। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा एक चीज बता दें, क्लियर कर दें, एटॉमिक नंबर, नहीं रुकिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2, मतलब एक भी रखा सकते हैं और मैक्सिमम 2 रखा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब सपोज कि दूसरा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब n की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी? n मतलब नंबर ऑफ सेल, कौन से शेल को ऑब्टेन कर विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला शेल कर चुके थे, सेकंड वाले को देखते हैं। ठीक है, सेकंड शेल, तो n की वैल्यू 2, सेकंड सेल है तो मतलब 2, n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 जा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 4 इंटू 2 8, तो मतलब क्या हुआ? मतलब सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इज 8। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल में रख सकते हैं वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 8 मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 8 ना हो, 3 4 में हो जाए, 4 5 6 7, वो सभी रखे जा सकते हैं। क्लियर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेकंड शेल इज 8। मैक्सिमम 8 से ज्यादा रख ही नहीं सकते सेकंड ऑर्बिट में। क्लियर? अब जैसे मैं पहले एग्जांपल, अब एटॉमिक नंबर समझ लेते हैं, तब ज्यादा आसानी समझ में आएगा। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है उससे हमको क्या जानकारी मिलती है? उससे हमें यह पता चलता है कि उस एटम में, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर है, उस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। क्यों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 1 है और किसका? हाइड्रोजन ही का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, और कितने प्रोटॉन? 1। समझ में आया? और जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होता है, कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन का? बीच में न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है जनरली, और कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो तुरंत दिमाग चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में दिमाग चलेगा कि हाँ पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रखा जा सकता है, लेकिन एक भी रख सकते हैं, तो फर्स्ट में रख देंगे। क्लियर? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 मतलब क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो याद आएगा कि हाँ पहले में तो 2 रखा ही जा सकता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हीलियम का। अब सपोज कीजिए किसका एग्जांपल? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8, और प्रोटॉन 8, मेन इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो क्या करेंगे? अब सपोज कीजिए आप बना रहे हैं, न्यूक्लियस बनाए, फिर सोचे कि पहले में तो 8, पहले वाले में तो मैक्सिमम 2 ही रखा जा सकता है, 8 तो रखा नहीं पाएगा, पहले 2 ही रखेंगे, रख दिए 1 और 2। अब कितना बच गया? 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, 8 में से 2 माइनस किए 6, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को, अब फिर दिमाग काम करेगा, फिर दिमाग काम करेगा कि 2 तो रख दिया गया, अब 8 में से 2 माइनस किया 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं ना, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम रख सकते थे? 8 रख सकते थे, लेकिन हमको जरूरत कितनी है रखने की? बस 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 के 6 को हम लोग इसमें रख देंगे, तो ये 2 और 6 दोनों मिला के कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन इस एटम में रिप्रेजेंट हो गए। ठीक, तो ये किसके बेसिस पे हो रहा है? हमने देखा कि 2n² वाले फॉर्मूला से ये देख लिए कि किस सेल में कितने ऑर्बिट रहेंगे। क्लियर? उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े।
अब इसी में देखा जाए एक चीज और समझ लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द outermost electron found in an atom, the outermost electron found in an atom is known as valence electron। जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सबसे बाहर में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड द ऑर्बिट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इज नोन एज वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट, और इन द अदर वर्ड the outermost orbit of an atom, the outermost orbit of an atom is known as valence orbit और valence shell। जो सबसे बाहरी जो ऑर्बिट पाया जाएगा उस एटम में, उसी को क्या कह देंगे? वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट। एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब अगला हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। कोई भी डाउट कमेंट।